बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे इफ एल्स इन पाइथन। पाइथन के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स और इफ एल्स स्टेटमेंट्स हम कैसे यूज कर रहे होते हैं। इससे पहले हमने पाइथन की पूरी सीरीज के अंदर बाकी और प्रीवियस ट्यूटोरियल्स रिकॉर्ड किए हुए हैं, उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। डू फॉलो दैट ताकि आपको पूरी सीरीज फॉलो हो सके। इसी तरह से आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे इफ एल्स के ऊपर, और इफ एल्स के बारे में सीखेंगे कि पाइथन के अंदर इफ एल्स और लूप स्टेटमेंट्स दो चीजें कैसे इस्तेमाल की जाती हैं, क्या उसका तरीकेकार है और उसके क्या बेसिक फीचर्स हैं। ठीक है, विद एग्जांपल्स इंशाल्लाह, कुछ एग्जांपल्स के साथ भी हम इस चीज को करेंगे। तो वीडियो लेक्चर पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरे कॉन्सेप्ट पाइथन के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट्स और लूपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में क्लियर हो जाए बात। मेरा नाम डॉक्टर इल्हान भट्टी है और पाइथन की मैं पूरे ट्यूटोरियल के साथ साथ उसके कुछ नोट्स भी हैं जो मैंने शेयर किए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, वो लिंक भी मौजूद है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करिएगा। पूरी कंप्लीट एक नोट्स की सीरीज है, बहुत आई थिंक 1000-1200 पेजेस की बड़े जबरदस्त एक नोट्स की बुक है। डू क्लिक ऑन दैट लिंक, और बहुत सिंपल सी पीडीएफ है, यू कैन डाउनलोड फ्री ऑफ कॉस्ट, नो प्रॉब्लम विद दैट। ओके, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि अगर पाइथन सीखना चाहें और प्रोग्रामिंग मेरे साथ फॉलो करना चाह रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। आ जाते हैं इफ एल्स के अंदर। तो भाईजान, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम लोग यूज करते हैं जनरली टू इवैल्यूएट अ पर्टिकुलर कंडीशन। जैसे कि इफ क्या है, एल्स क्या है, मींस इफ अगर कोई मखसूस कंडीशन ट्रू होती है तो उसके नतीजे में मैं क्या करूं, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो उसके नतीजे में हम क्या करें। इस चीज को हम सिंपली कहते हैं इफ एंड एल्स, कि अगर एक कंडीशन आपकी ट्रू हुई तो उसके नतीजे में मैं एक चीज करूं, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो उसके नतीजे में बी करूं। इस चीज को हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। मींस सर्टेन कंडीशन को इवैल्यूएट करते हुए वो डिसीजन मेक करता है कि मुझे करना क्या। अक्सर का प्रोग्रामिंग में, अक्सर नहीं बल्कि मोस्ट कॉमनली स्टेटमेंट्स इस्तेमाल होती हैं हमारे पास, और ये इसका बहुत ज़बरदस्त यूज़ है और बहुत कॉमन यूज़ है, तो इसको समझना भी बहुत लाजमी आ जाता है। ठीक है, अब इफ एल्स के अंदर इसको अगर फॉर डिफाइन करें तो बेसिकली हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स या रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करते हैं, जो हम पाइथन के अंदर अभी पढ़ कर आए हैं। अगेन ये प्रीवियस लेक्चर्स लिंक में डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो जरा देख लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा सा रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में पता चल जाए। इसका प्रॉपर इस्तेमाल हम इफ एल्स के साथ कर रहे होते हैं। अब हम चेक करते हैं कि अगर एक वेरिएबल की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल एक सर्टन गिवन नंबर से छोटी है, फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 10, अगर उसकी 10 के वैल्यू बराबर है तो मैं क्या करूं, 10 से बड़ी है तो मैं क्या करूं, और अगर 10 से वैल्यू छोटी है तो मैं क्या करूं। इस चीज को हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अगर आपकी एज 18 से अबव है तो आपको क्या चीज दिखानी है, अगर आप 18 से बिलो है तो आप क्या दिखाना है। पोर्टल सिस्टम्स के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको क्या ऑप्शंस में दिखाऊं, अगर आप एक टीचर एज अ लॉगिन हो रहे हैं तो आपको मैं क्या दिखाऊं। तो यहाँ पे हम कंडीशंस इवैल्यूएट करते हैं कि अगर एक जो लॉगिन हो रहा है मेरे पास, वो यूजर अगर टीचर है तो उसको टीचर को क्या 4 ऑप्शंस आने चाहिए, अगर वो स्टूडेंट है तो उसको क्या 4 ऑप्शन आने चाहिए, अगर वो कस्टमर है तो उसको क्या ऑप्शंस नजर आने चाहिए, वगैरह वगैरह। तो कंडीशन स्टेटमेंट्स हम मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसको इस्तेमाल करने का पाइथन के अंदर बहुत आसान, बहुत सिंपल सा तरीका है, यूजिंग समथिंग कॉल्ड इफ एंड एल्स। ठीक है, अब कंडीशन स्टेटमेंट्स में हमारे पास हम पढ़ के रहे हैं पहले भी, इक्वल स्टेटमेंट आ जाती है। अब यहाँ पे भी कंडीशन आ गई, इस चीज को हम कहते हैं ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। कंडीशन क्या है, चेक कर रहा है कि क्या ए की वैल्यू बी के बराबर है कि नहीं है। अगर ए की वैल्यू बी के बराबर है तो उस सूरत में मैं क्या करूं, अगर ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है तो उस सूरत में हम क्या करें। ठीक है, इसी तरीके से ए इज नॉट इक्वल टू बी, अगर ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है तो मैं क्या करूं, अगर बराबर हो गई और ये कंडीशन फॉल्स हुई तो मैं क्या करूं। इस चीज को हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो हमेशा इसमें 2 आंसर्स आते हैं, कंडीशन ट्रू या कंडीशन फॉल्स। अगर ट्रू हो तो क्या करना चाहिए, प्रोग्राम का डायरेक्शन किस तरफ जाए, अगर फॉल्स हो तो प्रोग्राम का डायरेक्शन किस तरफ जाए। तो यहाँ पे आके हम हमेशा एक जंक्शन पे खड़े होते हैं कि एक चीज को हम इवैल्यूएट करते हैं, एक कंडीशन को हम इवैल्यूएट करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो किस तरफ जाऊं, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो मैं किस तरफ जाऊं। तो हमेशा एक जंक्शन पे आते हैं, 2 तरफ आते हैं, यहाँ पे जाना चाहिए कि यहाँ पे जाना चाहिए। दोनों सूरतों में हम एक मखसूस कंडीशन को इवैल्यूएट करते हैं, जिसके साथ हम ये रिलेशनल ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं, चाहे लेस देन हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ, लेस देन इक्वल टू हुआ, वगैरह वगैरह। तो ये सारे हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर्स आते हैं जो कि हमें हमेशा ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेंगे। ठीक है, ये एक चीज अगेन कीप इन माइंड कि जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करते हैं तो हमारे पास ट्रू या फॉल्स की सूरत में जवाब आता है। अब उस ट्रू एंड फॉल्स की बेस पे हमें डिसीजन करना है कि अगर ट्रू हुआ तो मुझे क्या करना चाहिए, अगर फॉल्स हुआ तो उस सूरत में मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, इस चीज का इस्तेमाल हम करते हैं इफ के साथ। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वेरिएबल आ गया 33, दूसरा वेरिएबल आ गया 200। मैंने कंडीशन लगाई कि क्या बी की वैल्यू ग्रेटर देन है ए के। ठीक है, अब ये मेरे पास कंडीशन आई, तो इसको मैं लिखूंगा इफ एल्स के अंदर। इफ एल्स को लिखने का तरीका ये है कि हम सिंपली लिखेंगे इफ बी इज ग्रेटर देन ए, कॉलन लगा दिया, तो ये कंडीशनल इफ एल्स स्टेटमेंट आ गई। अब ये कंडीशनल इफ की स्टेटमेंट कहलाती है कि कंडीशनल इफ आ गया, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इफ के अंदर ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट होगी। और हम पहले थोड़ा सा पढ़कर आए थे शुरू के लेक्चर्स के अंदर कि पाइथन का सिंटैक्स है टैब बेस्ड, कि आपको टैब लगा के सिंटैक्स देना। तो यहाँ पे नोट करें थोड़ा सा टैब, इस स्पेस से पता चलेगा कि ये प्रिंट स्टेटमेंट इस इफ के अंदर का ब्लॉक है। ठीक है, ये इफ के स्टेटमेंट के अंदर आता है, इट्स अ पार्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट। अगर आप इफ हटा देंगे, ये ब्लॉक हटा देंगे तो अब ये इफ से बाहर आ गया। लेट मी शो यू दिस इन एन एग्जांपल। तो अगर मैं वापस अपने कोड के अंदर आते हैं, यहाँ पे आके मैं लिख रहा होता हूँ कि भाई
इफ वही चीज़ ए, बल्कि काम ये करते हैं ना, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यार, आसान हो जाता है। ठीक है, इसको हटा दिया, पेस्ट कर दिया, स्टेटमेंट्स आ गई। तो इफ ए इज इक्वल टू 33 200 इज इक्वल टू बी। ठीक है, और हमने इफ की स्टेटमेंट लगा दी कि इफ बी इज ग्रेटर देन ए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कंडीशन लगा के चेक की कि अगर बी की स्टेटमेंट ट्रू हो गई, बी ए से बड़ी हो गई, तो आपने प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करनी है। अगर ये इसमें जो मेन चीज़ अभी समझने वाली है, एक तो ये टैब, अगर मैं टैब हटा दूंगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। एरर क्यों आ गया? एरर आने का मकसद ये हुआ कि भाईजान आपने स्टेटमेंट लिखी है, लेकिन अब इफ को एक स्टेटमेंट चाहिए। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो क्या हो, फॉल्स। अभी हम नहीं बात कर रहे, सिर्फ एक कंडीशन, एक डायरेक्शन पे जा रहे हैं कि अगर बी की वैल्यू ए से बड़ी है तो उसके नतीजे में मैं क्या करूं। ठीक है, इसीलिए इफ स्टेटमेंट्स यूज किया जाते हैं डायरेक्शन बताने के लिए, जंक्शन में किधर जाना है क्या उधर जाना है। तो उसके लिए जरूरी है कि जो स्टेटमेंट आप इफ के बाद लिखें वो इंडेंटेशन के साथ हो, वो थोड़ा सा उसका इंडेंट होकर स्पेस के साथ आप दें, ताकि ये उसके बॉडी का हिस्सा बने। अगर आप प्रीवियस लैंग्वेजेस में आ रहे हैं तो हम यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ ब्लॉक लगाते थे। ठीक है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आ गया कि ब्लॉक ब्रैकेट स्टार्ट किया और फिर ब्रैकेट हम क्लोज करते थे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये इंडिकेट करता था कि यार ये इफ के साथ जो स्टेटमेंट्स है वो इस ब्लॉक के अंदर, अब जो भी ब्लॉक के अंदर होगा वो ट्रू की सूरत में एग्जीक्यूट होगा। लेकिन पाइथन में ब्लॉक्स इस्तेमाल हम नहीं करते, हमने कहा हटा दो। तो पाइथन में अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, प्रोग्रामिंग पहले नहीं पढ़ी हुई, तो टेंशन की बात नहीं है, इस चीज़ को छोड़ दो। सिंपली क्या हम फोकस में रखते हैं, टैबिंग। तो ये टैबिंग के बारे में पहले भी थोड़ा सा जिक्र कर चुके हैं, ये टैब बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस टैब वुड इंडिकेट कि ये हायरार्की के हिसाब से इफ पेरेंट हुआ और ये टैब के साथ उसका चाइल्ड हो गया। ठीक है, अगर आप फॉलोइंग दैट बेसिक लॉजिक। तो इफ बी इज ग्रेटर देन ए, तो कंडीशन ट्रू हुई तो उसके नतीजे में बी हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जब इसको आप सेलेक्ट करेंगे और इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास आंसर आ गया बी इज ग्रेटर देन ए। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हुई। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं 330 कर देता है। नाउ इफ आई री एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट, तो अब हमारे पास आंसर आ गया डन, एग्जीक्यूटेड, कंडीशन कुछ भी नहीं, कोई भी आउटपुट प्रिंट नहीं आया। ठीक है, क्यों प्रिंट नहीं आया? क्योंकि ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाली स्टेटमेंट अब एग्जीक्यूट नहीं होगी, एंड उसके बाद कोई स्टेटमेंट हमने दी नहीं हुई है तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। सिंपल इसका सेंटेक्स हमारे पास ये आ गया। इफ कंडीशन इज ग्रेटर देन बी, कंडीशन ट्रू हुई तो उसके नतीजे में क्या करो, कॉलन आएगा। कॉलन इंडिकेट करेगा कि इस स्टेटमेंट को हमने यहाँ पे अभी कंडीशनली ब्रेक किया है, डिपेंडिंग ऑन कि इसका फैसला क्या होगा। अभी इवेल्युएट होगा, इवेल्युएट होने के नतीजे में फैसला होगा कि आगे वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो कि ना हो। तो इसीलिए कॉलन जो है एक लिहाज से मतलब वो स्टेटमेंट को कंटिन्यू रखती है कि यार ये जुमला अभी मुकम्मल नहीं हुआ, इसका अभी जो अगला हिस्सा है वो नेक्स्ट लाइन पर आएगा टैब के साथ। ठीक है, इसी तरीके से इंडेंटेशन के ऊपर हमने भी बात कर ली कि अगर आप इंडेंटेशन हटा दोगे तो एरर आ जाएगा। इसी के बाद फिर हमारे पास एलिफ आ जाता है, एल्स इफ इसको हम कहते हैं। एलिफ का मतलब ये कि अगर ये आपकी कंडीशन पहली वाली ट्रू नहीं होती तो उसके नतीजे में फिर मैं क्या करूँ, तो उसके नतीजे में मैंने कुछ और कंडीशन चेक कर ली। ठीक है, तो उसके नतीजे में हमने यहाँ से, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, लिखना में जल्दी हो जाएगी, इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब हमने एलिफ लगा दिया, दिस इज नोन एज एल्स इफ। एल्स इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, तो क्या करो, एल्स मतलब अगर ये कंडीशन खुदा ना खासा फेल हो जाती है, ये फॉल्स जवाब रिटर्न करता है, तो उसके नतीजे में अब ये ए इज इक्वल टू बी वाली स्टेटमेंट को चेक करेगा, क्या ए बी के बराबर है, तो अब उस सूरत में ये वाली एग्जीक्यूट करेगा। तो अब अगर हम इसको उठाने गए और इसको उठाया, ठीक है जनाब, और इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, तभी भी कोई आउटपुट नहीं आया। क्यों आउटपुट नहीं आया? क्योंकि उसने कहा कि यार ए की वैल्यू 330 है, बी की वैल्यू 200 है, पहले बी इज ग्रेटर देन ए, क्या बी की वैल्यू ए से बड़ी है? हमने कहा नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हुई। इफ उसी सूरत में एग्जीक्यूट करेगा अपनी इंटरनल चाइल्ड स्टेटमेंट्स को जब इसकी कंडीशन ट्रू होगी। अगर ट्रू नहीं हुआ, बाहर आ गया। बाहर आने के बाद हमने एक एल्फ लगा दिया। एल्स इफ का मतलब ये हुआ कि अब हम एक और कंडीशन इवेल्युएट कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई तो ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर ये ट्रू रही तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी हमारे पास, ये सेकंड वाली स्टेटमेंट। ठीक है, तो एल्स इफ मींस कि अब अगर ये फॉल्स हुई तो चेक करो कि भाईजान क्या ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है, क्या ए बी के बराबर है? तो ये भी हमने कहा नहीं यार, ये भी फॉल्स हो गई, तो अब यहाँ पे इसने ये वाला स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं किया। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ए इज लेस देन बी कर दिया, अब मैंने कंडीशन चेंज की, नाउ इफ आई एग्जीक्यूट, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कि इफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी, क्या ए की वैल्यू बी से छोटी है? तो अब ए की वैल्यू 330 है, बी की वैल्यू 200 है, तो ये वाली कंडीशन भी क्या हुई? फॉल्स हो गई। यार ये चीज भी गलत हुई। इसको अगर आप यूं लिखो बी इज लेस देन ए, अब कंडीशन हमारे पास डिफरेंट हो गई। ठीक है, कि बी की वैल्यू ए से छोटी है, बी की वैल्यू हुई 200, ए की वैल्यू 330, तो हाँ वाकई बी की वैल्यू तो ए से छोटी है, तो अब ये वाला स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा कि बी, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं रिराइट कर लेते हैं, बी इज लेस देन ए। ठीक है, बाकी का स्टेटमेंट हमने उड़ा दिया। अब अगर हम इस कोड को एग्जीक्यूट करने गए
तो अब यहाँ पे आ जाएगा b इज लेस देन a। b इज लेस देन a क्यों आया? क्योंकि ये हमारे पास स्टेटमेंट लेस देन a है, तो ये वाली कंडीशन हमारे पास ट्रू हुई। ये इफ एल्स का हमारे पास स्टैंडर्ड सिंपल सा लॉजिक आता है कि इवैल्यूएट सर्टेन कंडीशंस। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें हुई हैं, एल्स भी हुआ और इफ भी हुआ। एलिफ का बेसिकली मतलब ये हुआ कि एक साथ दो चीजें हमने कर दी, ठीक है, एक साथ दो चीजें हमने कर दी। दो चीजें करने का मकसद ये हुआ कि अगर इफ ए इज एग्जीक्यूट ट्रू, अगर ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हुई तो ये वाला एग्जीक्यूट करो, अगर ये फॉल्स हो गई तो फिर इफ में जाके अब ये वाली स्टेटमेंट चेक करो कि क्या इफ ए इज इक्वल्स टू बी, अगर ये ट्रू हुआ तो प्रिंट करो, अगर ये भी फॉल्स हुआ तो कुछ भी नहीं करो। समटाइम्स हमें कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो हम सिंपली एल्स यूज करते हैं, सिंपल एल्स इस्तेमाल होता है। सिंपल एल्स का इस्तेमाल हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है। तो लेट मी रिकॉपी दिस एंटायर कोड एंड गो बैक इनसाइड माय दिस स्टेटमेंट, रीपेस्ट इट। अब हमने क्या किया, अब हमने कहा कि a की वैल्यू 200 है, b की वैल्यू 33 है। इफ b इज ग्रेटर देन a, अगर b की वैल्यू a से बड़ी है तो b इज ग्रेटर देन प्रिंट करो कि क्या b की वैल्यू a से बड़ी है, तो ये एक पहली कंडीशन हमने चेक की। उसके बाद एलिफ आ गया, एलिफ मींस एल्स इफ क्या a की वैल्यू b के बराबर है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो। तो ये एक और कंडीशन लगा के हमने चेक किया। अगर इन दोनों सूरतों में ये दोनों कंडीशंस फॉल्स होती हैं तो एल्स पे आ गया। अब यहाँ पे कोई इफ नहीं लगा, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, सिंपली कॉलन आ गया, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। कॉलन का मतलब अगेन वही हुआ कि स्टेटमेंट अभी कंटिन्यू है डिपेंडिंग ऑन कंडीशन पे। अब हमने कह दिया कि a इज ग्रेटर देन b। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो हमारे पास आउटर आएगा कि a इज ग्रेटर देन b, तीसरी वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, ठीक है। तो एल्स के साथ हमने प्रिंट को लगा दिया कि भाई ये वाला चीज हमारे पास प्रिंट हो रही है उस सूरत में जब कुछ भी ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका एक एग्जाम्पल करा लेता हूँ कि कंसिडर ग्रेड, ठीक है, इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन 40 यू आर पास, एल्स यू आर फेल। तो एक क्वेश्चन हमने लिख दिया, ठीक है, कि कंडीशन करो एक ग्रेड का। तो हमने एक वेरिएबल बना दिया, फॉर एग्जांपल एफ ग्रेड करके इज इक्वल्स टू, मैंने मार्क्स दे दिया फॉर एग्जांपल 56, तो मेरे पास मार्क्स आ गए। अब वो कह रहा है कि इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन 40, तो हम कंडीशन लगाएंगे कि इफ माई एफ ग्रेड जो है वो ग्रेटर देन है 40 के, तो क्या हो, टैब दिया, प्रिंट कर दिया हमने, ऊप्स, प्रिंट कर दिया हमने, ठीक है, प्रिंट क्या करो कि यू आर पास। तो वो ये कह रहा है कि आप प्रिंट करके सिंपली इसको बता दो कि भाई यू आर पास, खलास। एल्स, अब सिर्फ एल्स, अब यहाँ पे और कोई कंडीशन नहीं है, तो एल्स लगा के हमने यहाँ पे कॉलन दिया और फिर प्रिंट स्टेटमेंट एक और हमने लगा दी, प्रिंट किया और हमने यहाँ पे स्टेटमेंट दे दी यू हैव फेल्ड, ठीक है। और यहाँ पे अगेन एरर दे रहा है क्योंकि हमने कॉलन भूल गए। तो अब हमने क्या किया, सिंपली एक क्वेश्चन आया था कि भाई पता करो कि भाईजान का ग्रेड क्या है। अगर ग्रेड 40 है से बड़ा है तो आप पास हो, वरना आप फेल हो। तो हमने सिंपली कंडीशन लगाई कि इफ ग्रेड इज इक्वल्स टू 56, दिस वुड बेसिकली मीन कि आपका कोई भी ग्रेड है, यूजर से हमने ग्रेड पूछा, अगर ग्रेड की वैल्यू 40 से बड़ी है तो आप पास हो गए, और अगर ग्रेड की वैल्यू लेस देन 40 है तो हमने सिर्फ एस लगाया। अब मैंने और कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्चुअली में मैं कंडीशन ऊपर चेक कर चुका हूँ। तो मैंने सिर्फ कंडीशन लगाई कि अगर आपका ग्रेड 40 से बड़ा है तो आप पास हो, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ऑटोमेटिकली देन में बात आती है कि अगर आपका 40 से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब आपका 40 से कम हुआ, तो हम सिंपली एल्स लगा देंगे। अगर आपका 40 से बड़ा है तो आप पास, वरना बेसिकली भाईजान तुसी फेल हो गए, ठीक। इसको उठा के हमने कंट्रोल इसको एंड किया एंड आपके पास कोड आ गया, वूप्स, एरर के साथ क्यों आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास एरर आ गया। एरर क्यों आ रहा है, एक्चुअली कि मैंने इस कोड को समहाउ हमने इंडेंट दे के लिख लिया, तो अब यहाँ पे इंडेंटेशन वो उठा रहा था, वो कह रहा है कि यार देयर इज एन अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन, ये कोई बात समझ में नहीं आई कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हो। अगर आप इंडेंट दे रहे हो तो उसका मतलब देयर इज अ पेरेंट, और यहाँ पे पेरेंट कोई नहीं, थोड़ी सी माय मिस्टेक, इसको बैक किया, इसको भी मैंने बैक करके इंडेंटेशन को हटा दिया। नाउ दिस कुड वर्क फाइन होपफुली, एल्स को भी हटा दिया और दिस इंडेंटेशन शुड नाउ वर्क फाइन, ठीक है। और कुछ नहीं मिस्टेक थी, डोंट वरी, इफ यू आर टाइपिंग इट मेक श्योर आप इंडेंटेशन गलत ना दें, क्योंकि भाईजान इसे पाइथन की सबसे जो बुरी चीज़ मुझे इंडेंटेशन ही लगती है कि आपको पता नहीं चलता कि आप क्या काम कर रहे हैं। अब अगर इसको दोबारा एग्जीक्यूट करने गए तो उम्मीद ये है कि यू हैव पास्ड का आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, जान छोटी, ठीक। तो बेसिक सिंपल इसमें लॉजिक हमारे पास ये कि वर्क विद इंडेंटेशन वेरी केयरफुली। इंडेंटेशन पे भाईजान बड़ा इतराज़ करता है और इंडेंटेशन आपको तंग करता है, पता भी नहीं चलता कहाँ पे आपने इंडेंटेशन दे दी थी, ठीक है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ 5 मार्क्स दे दिए, तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर हम एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो यू हैव फेल्ड। क्यों फेल्ड आया, क्योंकि इसने कंडीशन हमने एक ही लगाई थी, अगर 40 से बड़ा रिजल्ट आया तो आप पास हो, वरना 40 से छोटा हुआ तो आप फेल हो गए, डन। तो बेसिकली हमारे पास वही चीज़ हमने यहाँ पे चेक कर दी, ओके। तो ये हमारे पास इफ एल्स का सिंपल सी कंडीशन स्टेटमेंट्स हमारे पास आ जाती है। यही चीज़ वो यहाँ पे मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर कर रहा है। अच्छा, इसको आप शॉर्ट हैंड करके भी लिख सकते हैं, इफ ए इज इक्वल टू बी मीन सेम लाइन के ऊपर आपने अगर एक ही लाइन ऑफ कोड है तो एक ही आ सकता है। रिमेंबर यहाँ पे यू कैन गिव मल्टीपल लाइन्स एज वेल,
ठीक है, प्रिंट कर दिया और यहाँ पे मैंने सेकंड लाइन दे दी, ठीक है, कुछ भी आप दे सकते हो। तो अगर आपने इंडेंटेशन सही दी हुई है तो इस इफ के अंदर जितनी भी लाइनें आप चाहें प्रिंट करवा सकते हो, लेकिन अगर एक ही लाइन प्रिंट करनी हो तो आप एक ही लाइन पे लिख सकते हो। इसी तरीके से शॉर्ट इफ एल्स भी आप लिख सकते हो कि इफ ए इज बी एल्स प्रिंट बी, ठीक है, तो हमने प्रिंट ए कर दिया, इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो एल्स हमने प्रिंट बी कर दिया। दिस इज अगेन अनदर वे ऑफ शॉर्ट हैंड कि एक ही लाइन पे हमने इफ एल्स की स्टेटमेंट्स को लिख दिया कि अगर ए बी से इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो प्रिंट ए करेगा, वरना एल्स प्रिंट बी करेगा। तो ये एक शॉर्ट हैंड का तरीका है, समटाइम्स कंफ्यूजिंग हो जाता है, मैं इसको कम यूज करता हूँ, लेकिन अगेन इट इज देयर। तो अब यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि हमने एक ही लाइन के ऊपर 3 स्टेटमेंट्स लिख दी हैं, प्रिंट ए, इफ ग्रेट कंडीशन, एल्स की स्टेटमेंट और फिर प्रिंट बी। तो अब यहाँ पे इफ ए इज बी आ गया तो ऑटोमेटिकली प्रिंट ए करेगा, एल्स प्रिंट बी कर देगा, ठीक है। कंफ्यूजिंग है, डोंट वरी, यूजुअली इसको इज्जत वाले तरीके से हम लिखा जाता है प्रोग्रामिंग में, व्हेनेवर वी राइट दिस इज द बेस्ट वे टू राइट इट, ठीक है। शॉर्ट हैंड्स में समटाइम्स कोड कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। इसी तरह से अब हमारे पास एंड के एग्जांपल्स आ जाते हैं, एंड और जो भी हम पहले भी कर चुके हैं। एंड का बेसिकली मतलब ये कि व्हेन वी स्टार्ट टू एवेलुएट मल्टीपल कंडीशंस, अगर मेरे पास मल्टीपल सिचुएशंस आ जाती हैं तो फिर हम एंड के साथ भी काम कर सकते हैं। एंड बेसिकली इवैल्यूएट्स योर कंडीशन के अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाते हैं, वापस में इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं और थोड़ा सा इसके एग्जांपल्स को मैं एग्जांपल कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट आ गई। अब अगेन यहाँ पे देखो टैब आ गया, मैंने कॉपी पेस्ट किया था तो ये टैब वाले पे मुझे एरर दे देगा अगर मैं इसको एज इट इज रन करने गया, जो अभी प्रीवियसली हमारे पास आया था। तो मैंने इसको रन करने गया तो उम्मीद है कि मेरे पास उसने फिर अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन का एरर दे दिया कि भाईजान ये किस चीज़ के इंडेंट किया हुआ है। इंडेंट अगर है तो उसका मतलब ये किसी वो कोड का चाइल्ड है, तो जब तक मेन कोड नहीं होगा चाइल्ड नहीं चलेगा। तो यहाँ पे उसने कहा यार इधर तो कोई चाइल्ड आपने पेरेंट रखा ही नहीं हुआ, तो इसको खत्म करो और फिर वापस इसको इधर आए और कंट्रोल शिफ्ट एन किया तो शहजादा मेरे पास बोथ कंडीशंस आर ट्रू का एरर दे दिया, ठीक है। इसी चीज़ को हम अपने कोड के अंदर चेंज कर देते हैं कि एंड का मतलब क्या हुआ कि इफ एफ ग्रेड इज ग्रेटर देन 40, एंड लगाया और फिर मैंने कह दिया कि एफ ग्रेड इज लेस देन इक्वल्स टू 50, ठीक है। तो यू हैव पास्ड विथ डी ग्रेड, ठीक है। तो 40 से 50 के दरमियान डी ग्रेड आ गया। मैं इस स्टेटमेंट को हटा देता हूँ, फिलहाल खत्म हुआ। तो अब मेरे पास क्या एरर आ जाएगा, और अब हमने कंडीशन में क्या की, एंड लगाई कि अगर आपका जो मार्क्स हैं वो 40 से बड़े हैं एंड 50 से छोटे हैं तो ये वाली ही कंडीशन हम लगाएंगे, 50 या 50 से छोटा तो आप पास तो किया लेकिन आपका डी ग्रेड आया। फिर दोबारा आ जाते हैं, अब मैं यहाँ पे एलिफ लगा लेता हूँ, एलिफ कर दो और फिर मैं कंडीशन लगा देता हूँ कि आपका जो एफ ग्रेड है अगर वो 50 से बड़ा है एंड, अब एंड के साथ क्या होगा कि जब तक दोनों कंडीशन इस तरफ वाली और इस तरफ वाली ट्रू नहीं होगी वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो फिर मैं इसको कह दूंगा कि यार एफ ग्रेड लेस देन इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल 65, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या दे देंगे, फिर टैब दिया। अब यहाँ पे टैब देना लाजमी है, प्रॉपर्टी नहीं देनी भाईजान, प्रिंट देना है यार, प्रिंट दे दो मेरे भाई। और इसमें आके इंटरनली इन्वर्टेड कोटेशंस दे दी, यू पास पास विथ, अब क्या हो जाएगा बी ग्रेड। तो अब अगर आपका जो ग्रेड्स हैं 50 और 65 के दरमियान में है तो आपका बी ग्रेड आएगा, रिमेंबर टू गिव इट अ कॉलन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कॉलन दे दिया। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट आई हैव डन हियर, कंट्रोल एन हम प्रेस कर देते हैं तो यू हैव फेल्ड क्योंकि 50 मार्क्स है। लेकिन अगर मैं 55 दे दूं, ठीक है, और अब अगर मैं इसको प्रिंट कराने गया तो हमारे पास मार्क्स में क्या आ जाएगा, यू हैव पास्ड विद बी ग्रेड। क्यों बी ग्रेड, क्योंकि आपने 55 दिया था। 55 मीन्स कि 50 से बड़ा है और 65 से छोटा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे देता हूँ 75 कर देते हैं, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने यहाँ पे 75 कर दिया। अब उसूलन आंसर क्या आना चाहिए, लेकिन अब हमारे पास आंसर आएगा यू हैव फेल्ड, हालांकि 75 है, जिसका मतलब क्या हुआ, हमने कंडीशंस में गड़बड़ कर दी। अब मुझे कंडीशन स्टेटमेंट्स को सीधा पदरा करना है। सीधा कैसे करना है कि मुझे यहाँ पे कुछ और भी लिखना पड़ेगा कि अगर मेरी 65 से ऊपर आए तो क्या हो। फेल क्यों हुआ, ग्रेड आया 75, हमने कहा अगर 40 से बड़ा है एंड 50 से छोटा है तो अब हमने एक बैरियर लगा दिया, मिनिमम और मैक्सिमम की लिमिट्स लगा दी। तो ये एंड ऑपरेटर हमें प्रोवाइड करता है कि आप जब तक दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं होती आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जब तक आपका 40 ये वाली कंडीशन और लेस देन 50 वाली कंडीशन दोनों ट्रू नहीं होंगी, दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हुई तो ये स्टेटमेंट नहीं चलाएगा, ठीक है। तो दोनों ट्रू होना लाजमी है कि मीन्स आपका मार्क्स 40 से बड़े और 50 से छोटे, तो यही विंडो मिली तो आप प्रिंट पास विद डी ग्रेड्स आएगा। और अगर आपके 50 से ज़्यादा हैं बट 65 से कम है तो आपने बी ग्रेड में पास किया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर मैं तीसरा एलिफ लगा दूंगा। तो अब इसीलिए एलिफ और इफ का फ़र्क हमारे पास क्लियर हो जाता है कि यार एलिफ एफ ग्रेड, ठीक है, इज ग्रेटर देन 65। अगर आपके मार्क्स 65 से बड़े हैं तो फिर आप क्या कर दो, प्रिंट कर दो। फॉर एग्जाम्पल क्या चीज़, ब्रैकेट्स में यू
पास्ड विथ फॉर एग्जांपल ए माइनस कर दिया हमने। अब इस तरह से आप कंडीशन अपने मार्कशीट के हिसाब से बढ़ाते जा सकते हैं कि अगर आपका 65 और 75 से कम है तो आप ए माइनस है, 75 प्लस है तो ए प्लस है, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब डिपेंडिंग ऑन हाउ यू गो, या सी ग्रेड आ गया फॉर एग्जांपल, इसको सी कर देंगे, 65 से 1 बी ग्रेड, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू गो, यू गेट द आइडिया कि आपको कहाँ से ग्रेड देंगे। तो अब हमारे पास जब ये आ जाएगा कि अगर 65 से ऊपर है तो ए ग्रेड है या ए माइनस इन दिस केस, और अगर बिलो 40 हुआ तो हमारे पास फेल कहलाएगा, उसके अलग नहीं। तो जहाँ पहले हमारे पास फेल आ रहा था, अब फिर इसने अनएक्सपेक्टेड दे दिया, कॉलन रह गया मेरे भाई, कॉलन जरूर देना। कॉलन का यहाँ पे मतलब ये हुआ कि एफ ग्रेड्स इज 65, तो ये एक स्टेटमेंट अभी कंटिन्यूएशन में है बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला चलेगा, कॉलन नहीं दोगे तो यहाँ पे हजरत पाइथन जो है वो एतराज़ उठा देगा कि यार ये क्या नई राम कहानी आपने कर दी, इसको पूरा तो करो। तो अब हमारे पास यू हैव पास्ड विद ए माइनस। ए माइनस का मतलब क्या हुआ कि आपका ग्रेड जो था 75 थे, यहाँ पे आ गया। गॉट इट। तो इस तरह से हम एफ एल एफ मल्टीपल एल एफ, जिसको हम नेस्टेड एल एफ भी कह रहे हैं, इसको हम एंड ऑपरेटर के साथ यूज करते हैं। इसी तरीके से इसमें हमारे पास और ऑपरेटर भी आ जाता है। और का मतलब ये कि दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो आपने कोड को एग्जीक्यूट कर देना। अगर एंड है तो एंड के साथ ये है कि जब तक ये कंडीशन 40 से ज्यादा एंड ये कंडीशन 50 से कम, ये दोनों ट्रू होना लाजमी है। लेकिन एट द सम टाइम्स हम क्या करते हैं कि हम इसको कहते हैं कि भाई आपकी कंडीशन जो है वो ए हो या बी हो, और की कंडीशन आ जाती है कि अगर 40 से अबव हो और 50 से लेस हो तो हमारे पास क्या हो। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और वाले एग्जाम्पल के अंदर कि इफ ए इज इक्वल्स टू 200, बी इज इक्वल्स टू 33, सी इज इक्वल्स टू 500, तो मैं क्या करूँ। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू ग्रेटर देन बी, क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हुई। और सी की वैल्यू भी ग्रेटर देन हो ए के, तो सी की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ फिलहाल 100, ताकि कंडीशन ट्रू फॉल्स मिले। तो सी इज ग्रेटर देन ए, सी की वैल्यू है 100, ए की वैल्यू 200, तो कंडीशन नेचुरली क्या होगी, फॉल्स ऑब्वियसली। तो ये कंडीशन हमारे पास आएगी फॉल्स। लेकिन पहली कंडीशन ट्रू आ गई कि ए की वैल्यू बी से बड़ी है, ए की वैल्यू बी से बड़ी है और सी की वैल्यू ए से बड़ी है, तो ये दो कंडीशंस हमने लगाई, दिस इज कॉल्ड टू कंडीशंस। बीच में और ऑपरेटर आ गया, और के तहत हमने कहा भाईजान ना, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई या और ये कंडीशन, दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी, आपके पास ये वाला स्टेटमेंट आ जाएगा। कंट्रोल मैंने एन कर दिया, सॉरी, तो हमारे पास यहाँ पे कोड आ गया, बोथ कंडीशंस आर ट्रू, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। हालांकि ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई, सी इज ग्रेटर देन ए नहीं है, सी की वैल्यू 100 है, बी की ए की वैल्यू 200 है, तो ये कंडीशन टेक्निकली हुई फॉल्स। क्योंकि ये फॉल्स है लेकिन और के साथ पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो एग्जीक्यूट हुई। तो और के अंदर आता है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हुई तो कोड आपका चल जाएगा। दो कंडीशंस आती हैं, ये एक और चीज़ जरूर रखिएगा कि और बेसिकली हम यूज़ करते हैं जहाँ पे मुझे मल्टीपल कंडीशंस यूज़ करनी है। ठीक है, इसी तरह से नेस्टेड इफ एल्स का स्ट्रक्चर भी हमने ऑलरेडी थोड़ा सा देख लिया था। यू कैन ऑल्सो यूज दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एज वेल। ठीक है, इसमें अब हमने क्या किया कि टैबिंग कर दी है, इफ प्रिंट एल्स एक्स, एलिफ की जगह पे अब हम एलिफ यूज नहीं कर रहे क्योंकि एलिफ में आपको फिर नेस्टेड का कॉन्सेप्ट टेक्निकली नहीं आता, वो अलग से इफ एलिफ अलग आ रहा है। जब आप नेस्टेड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि मैं वैसे नेस्टेड इसमें भी कर सकता हूँ लेकिन मैं इसी कोड को रिकॉपी करता हूँ। ठीक है, मैंने इसको कंट्रोल सी किया, नीचे आ गए और फिर यहाँ पे आके मैं लिखते हैं नेस्टेड इफ एल्स एग्जाम्पल। ठीक है, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने क्या हरकत की हुई है। तो मैंने इफ लिखा, अब मैं यहाँ पे एलिफ नहीं करना चाह रहा, मैंने यहाँ पे एल हटा दिया EL वाला और इफ को हमने थोड़ा टैब कर दिया। ठीक है, और अब प्रिंट पे एरर आ गया कि भाई ये तो इफी के साथ आ गया, इसका भी टैब कर दिया। तो अब टैबिंग हमें ख्याल रखनी पड़ेगी। व्हाट दिस बेसिकली मीन्स कि अब ये मेरे पास नेस्टेड इफ एल्स का स्ट्रक्चर आ गया। नेस्टेड मीन्स एक चीज के अंदर दूसरी चीज, दूसरे के अंदर तीसरी चीज। ठीक है, साथ साथ नहीं, अंदर हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या बैठा, यहाँ पे हमारे पास चीज बैठी कि इफ एफ ग्रेड इज ग्रेटर देन 40 तो कंडीशन क्या हो। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो उसके बाद फिर ये इफ उसके अंदर में आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं सिंपली ये कर सकता हूँ कि इफ एंड हटा दिया, ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं कर दिया इस वाले एंड को भी हटा दिया, डन। अब इसमें क्या आएगा कि अब क्या होना चाहिए, अब आउटपुट में आएगा कि इफ वैल्यू फॉर एग्जांपल मेरी 75 है, इफ एफ ग्रेड इज ग्रेटर देन 40 तो ये कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई, क्योंकि एफ की 75 वैल्यू है, 40 से बड़ी हुई, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक, क्यों एग्जीक्यूट हुआ, हालांकि 75 है लेकिन क्योंकि अभी मैंने एंड हटा दिया था, प्रीवियस एग्जांपल में हमने एंड रखा था तो हमने अब अपर लिमिट हटा दी, तो ये एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन उसी के साथ साथ उसी प्रिंट के अंदर नेस्टेड इफ एल्स भी आ गया। अब यहाँ पे क्या चीज हुई, यहाँ पे वो चेक करेगा कि इफ एफ ग्रेड इज ग्रेटर देन 50 तो क्या एफ ग्रेड की वैल्यू 50 से भी बड़ी है, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गई।
तो प्रिंट ये वाला स्टेटमेंट भी प्रिंट कर देगा। तो नेस्टेड इफ के साथ हमारे पास ये कॉन्सेप्ट बैठता है कि अगर एक इफ ट्रू हुआ तो उसके अंदर स्टेटमेंट भी आ गई, फिर उसी के अंदर हो सकता है कि वो दूसरी कंडीशन भी इवेल्युएट करे डिपेंडिंग ऑन आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करने गया तो मेरे पास यू वुड फाइंड कि इनफैक्ट देयर विल बी टू स्टेटमेंट्स दैट गेट एग्जीक्यूटेड, ठीक है, पास विद डी ग्रेड, पास विद बी ग्रेड, क्योंकि ये वाला भी ट्रू हुआ, ये वाला भी ट्रू हुआ। तो ये इफ अगर ये ट्रू हुआ तो उसके नतीजे में ये चीज़ ट्रू हो गई, ठीक है। होपफुली थोड़ा बहुत ये कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ गए होंगे। अब इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट मी शो यू व्हाट एग्जैक्टली आई मीन। तो आ जाते हैं इस डॉक्यूमेंट के ऊपर। लेट मी एक्सप्लेन वेरी क्विकली व्हाट एग्जैक्टली आई मीन बाय इफ एल्स। तो जब हम इफ एल्स स्टैंडर्ड बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि वेरिएबल इफ ए इज इक्वल टू 10 तो प्रिंट करो, एल्स प्रिंट ये करो। इसका अगर आप फ्लो चार्ट देखने जाओ तो बेसिकली कुछ इस तरीके से बनता है कि इफ ए इज इक्वल्स टू 10 हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, कंडीशन लगाई कि अगर ए की वैल्यू बड़ी हुई तो येस, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, एंड एल्स अगर कंडीशन फॉल्स होती तो हमारे पास ये वाली कंडीशन प्रिंट होगी। तो जब नो की सूरत में प्रिंट वैल्यू ऑफ ए इज 10 तो प्रिंट वैल्यू ऑफ ए इज 10 हमारे पास प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक फ्लो चार्ट फॉलो अप हो रहा होता है। सिमिलरली जब आप नेस्टेड इफ एल्स के अंदर जा रहे होते हैं तो वहाँ पे फिर मल्टीपल स्टेटमेंट्स इफ एल्स की हमारे पास आ जाती है, जैसे कि एज इज इक्वल टू 38। तो अगर एज आपकी 11 से बड़ी है तो प्रिंट यू आर एलिजिबल टू सी द फुटबॉल मैच फॉर एग्जाम्पल। इफ एज इज लेस देन 20, तो अब यहाँ पे आ गया नेस्टेड इफ एल्स का स्ट्रक्चर कि मीन्स अगर एज आपकी 11 से बड़ी है तो मैंने पहले तो कहा कि एलिजिबल है, लेकिन अब मैं चेक करूँगा कि आपकी इस एज के हिसाब से प्राइस कितनी लगेगी। तो हमने यहाँ पे कह दिया कि भैया अगर आपकी एज 20 से कम है और 60 से बड़ी है तो आपकी $12 है, और एल्स आपकी टिकट एक्ट जो प्राइस होगी वो $20 होगी, ठीक है। तो नाउ व्हाट वी हैव डन हियर इसके कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे पास लगा दी। तो ये नेस्टेड इफ एल्स का स्ट्रक्चर है कि पहली इफ के बाद अगर आप 11 से बड़े हैं तो ये वाली एग्जीक्यूट होगी, अगर 11 से आपकी कंडीशन छोटी हो गई तो डायरेक्टली यहाँ पे आएगा यू आर नॉट एलिजिबल टू बाय टिकट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। अब इसके लूप थोड़ा सा लॉजिक आप समझो क्या कैसे लॉक काम कर रहा है। एज वेरिएबल लिया, कंडीशन लगाई, अगर ये कंडीशन उठते ही आपके पास फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पे आ जाएगा नो के ऊपर। नो वाला मीन्स ये वाला एल्स एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जांपल हमने एज यहाँ पे दे दी 5 या 10, तो अगर मैं 10 दे दी तो बेसिकली ये कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि ये कंडीशन हमारे पास क्या हुई, फॉल्स। जब ये फॉल्स हो गई तो डायरेक्टली एल्स पर आ जाएगा। तो अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई तो डायरेक्टली नो पे आ जाएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल, और यहाँ से प्रोग्राम आपका एंड हो गया। लेकिन अगर आपकी एज 11 से बड़ी दी आपने तो अब क्या करेंगे, एज इज 11 तो ये कंडीशन ट्रू हुई तो पहला स्टेटमेंट प्रिंट होगा यू आर एलिजिबल। प्राइस कितनी आएगी तो हमने इसके अंदर एक और इफ एल्स लगाया। तो अब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद ये दोबारा से जाएगा और एक और कंडीशन चेक करेगा कि अगर आपकी एज 20 से कम है और 60 से बड़ी है तो ये वाला येस में जाओ। अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो आपकी टिकट लगेगी $12। अगर 20 से कम एज है और 60 से अबव है तो हमने ये वाली कंडीशन लगाई, तो अब आपकी ये वाली एग्जीक्यूट होगी। अगर इन दोनों में से कोई एक दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तो बेसिकली नो पे आ जाएगा, तो एल्स। तो यहाँ पे इफ और ये फिर एल्स, तो यही चीज़ यहाँ पे हुई कि यहाँ पे इफ अगर ये कंडीशन दोनों में से कोई एक भी ट्रू होती है तो आपकी ये वाली आ जाएगी वरना एल्स पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपली एक इफ एल्स का कंडीशनल स्टेटमेंट्स का लूप यहाँ बनता है। तो इसी तरीके से नेस्टेड इफ एल्स हमारे पास काम कर रहे होते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आ जाते हैं लूपिंग के ऊपर, ठीक है। इफ एल्स के बाद अब जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास दो टाइप के लूप्स कहलाते हैं। लूप्स आर यूज्ड फॉर लूपिंग स्टेटमेंट्स। दे आर यूज्ड कि हम एक स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना चाहें, ठीक है। तो उसके लिए हम लूप्स यूज करते हैं। बहुत दफ़ा इसकी जरूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग के अंदर कि मुझे कुछ नंबर्स को बार बार या कुछ वैल्यूज़ को, कुछ स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट कराना है। अगर कंडीशन ट्रू हो ना हो अलग एक ऑप्शन है। इफ एल्स का डायरेक्ट इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, कंडीशनल के साथ ताल्लुक है। तो उसमें हम लूप्स यूज करते हैं। पाइथन के अंदर दो टाइप के लूप्स मौजूद हैं, व्हाइल लूप एंड फॉर लूप, ठीक है। व्हाइल लूप, फॉर लूप दोनों को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं कि भाईजान क्या चीज़ है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो लूप्स टेक्निकली हम इस्तेमाल अगेन कर रहे हैं फॉर रिपीटेशन। कुछ स्टेटमेंट्स को आपने रिपीट करना है, 10 दफ़ा लिखना है, 15 दफ़ा लिखना है, तो बजाय इसके कि मैं एक स्टेटमेंट को 15 दफ़ा मैन्युअली लिखूँ, हम लूप लगा देते हैं। तो वो लूप 15 दफ़ा, 20 दफ़ा या 2000 दफ़ा या 20,000 दफ़ा भी एग्जीक्यूट कराना है तो वो 3 लाइनों में एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये इसका सबसे मेजर एडवांटेज मिलता है कि आपको कोड कम से कम लिखना पड़ता है। तो एक स्टेटमेंट आ गई, आपने उसको 30,000 दफ़ा एग्जीक्यूट कराना है, वैल्यूज़ चेक करनी है, 30,000 दफ़ा वो रिपीट होगा, सेम कोड उसका रिपीट चल रहा होगा। तो बजाय कि आप 30,000 दफ़ा उसको प्रिंट कराओ, आप लूप लगा दो। तो लूप में 3 लाइनों के अंदर वो 30,000 दफ़ा चल गया, या 3 लाख दफ़ा भी चलाना है तो वही 3 लाइन कोड आ जाएगा, ठीक है। ये इसका सबसे मेजर हमारे पास एडवांटेज आता है। हाउ डज लूप वर्क? तो हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वेरिएबल दे दिया 1, हम यूज़ कर रहे हैं फिलहाल वाइल लूप का एग्जाम्पल। तो वाइल लूप के अंदर आ गया
वाइल लूप में आने के बाद हम इसमें बेसिकली क्या करेंगे कि i इज इक्वल्स टू 6, i इज लेस देन 6, तो अब यहाँ भी कंडीशन स्टेटमेंट वही वाली आ गई। अब इंस्टेड ऑफ इफ में तो एक ही दफा कंडीशन चेक करता है, ट्रू या फॉल्स हुआ बाहर आ गया, ठीक है। लूप्स का हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बढ़ता है कि लूप्स में वो कंडीशन यूज करता है वेरिएबल के साथ, ठीक है। इफ i इज लेस देन 6, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये प्रिंट करेगा i की वैल्यू, और फिर i में हमने इंक्रीमेंट करा दिया। अब लूप के बेसिकली 3 पार्ट्स हमारे पास आते हैं, नो मैटर व्हाट यू डू, नो मैटर विच प्रोग्रामिंग यू बिलोंग टू, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट। ये 3 चीज़ें हमेशा हम लूपिंग के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इनिशियलाइज स्टेटमेंट, चेक कंडीशन और फिर उसको इंक्रीमेंट करो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया वेरिएबल को, उसकी कंडीशन चेक की, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उस फंक्शन परफॉर्म हुआ, और फिर इंक्रीमेंट कर दिया, i प्लस इज इक्वल्स टू 1 कर दें, i प्लस प्लस कर दें, दोनों सूरतों में एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके नतीजे में हमारे पास जो कोड आउटपुट जनरेट करेगा वो बेसिकली कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया i इज इक्वल्स टू 1, इसको अगेन टैबिंग मैंने सेट कर दी, वरना अगेन ये प्रॉब्लम आ रहा है कॉपी पेस्ट के अंदर। i इज इक्वल्स टू 1 वाइल i इज लेस देन 6, प्रिंट i। अब ये बेसिकली क्या करेगा, ये 6 दफ़ा प्रिंट की i की वैल्यू प्रिंट करेगा हमारे पास, यहाँ पर आ गया नीचे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन लाइन ऑफ कोड यही है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं वैल्यू करा देता हूँ 20, ठीक है। तो अब मुझे ये यही लूप 20 दफ़ा प्रिंट करानी है, 20 दफ़ा वैल्यू प्रिंट करनी है। मैंने सिर्फ कंडीशन को चेंज कर दिया कि i की वैल्यू 20 से छोटी है तो आप प्रिंट करो, वरना नहीं करना। तो ये हमारे पास लूप आ गया, कंट्रोल n कर दिया, तो हमारे पास नाउ यू सी इट विल एग्जीक्यूट 20 टाइम्स। तो 20 टाइम्स लूप चला, लेकिन स्टेटमेंट वही 3 रही। अब हुआ क्या, अगेन लूपिंग को थोड़ा सा क्लियरली समझो। रिपीटेशन कर रहा है, हमने कहा ठीक। रिपीटेशन कैसे कर रहा है कि वो कर रहा है पहले इनिशियलाइज करो, फिर i की इज इक्वल टू वैल्यू लेस देन 20 चेक की, ठीक है, वाइल के साथ। तो वाइल i इज लेस देन 20, तो i की जब पहली दफ़ा लूप चलेगा तो i की वैल्यू थी 1, तो क्या 1 की वैल्यू लेस देन 20 है, कंडीशन हमने कहा ट्रू है, तो प्रिंट i, तो i की वैल्यू भाईजान ने प्रिंट कर दी। फिर हमने इंक्रीमेंट कर दिया i के अंदर, i प्लस इज इक्वल टू 1 मीन्स कि i की वैल्यू में 1 प्लस करो, तो अब i क्या हो गया 2। अब क्योंकि ये लूप है तो ये स्टेटमेंट के अंदर बाय डिफॉल्ट मौजूद है कि ऑटोमेटिकली दोबारा चलेगा, ठीक है। लूपिंग स्टेटमेंट का ये कि वो ऑटोमेटिकली बार बार चलती रहती है, हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ये हजरत अंग्रेज ने इसके अंदर डाल दी है बात। इफ एक ही दफ़ा चलता है, कंडीशन ट्रू हुई, ठीक, बाहर आ गया, खलास, दोबारा नहीं चेक करेगा। लेकिन लूप बार बार चलता है, लूप बार बार चलता है। लूप चेक करेगा कि अगर i की वैल्यू लेस देन 20 है तो प्रिंट करो, फिर i में प्लस करो और दोबारा चलो। अब i की वैल्यू हो गई 2, 2 इज लेस देन 20, अगेन कंडीशन ट्रू हुई तो i की वैल्यू प्रिंट किया, फिर i में प्लस 1 किया, तो अब 2 से ये हो गया 3। जब 3 हो गया तो वापस लूप खुद ही चलेगा, क्या i की वैल्यू अब जो अपडेट की है क्या 20 से कम है, हमने कहा यस, तो ये फिर तीसरी दफ़ा चलेगा, फिर चौथी दफ़ा चलेगा। इस तरह से वो चलता रहेगा जब तक कि i की वैल्यू 20 नहीं हो जाती, ठीक है। जब 20 होगी तो i की वैल्यू 20 लेस देन, ये कंडीशन हुई फॉल्स, फॉल्स होगी तो लूप बाहर आ गया, सिंपल एज दैट। लूप की बेसिक लॉजिक ये कि वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब तक आप उसको चलाते रहोगे बेस्ड ऑन द कंडीशंस, और उसमें इंक्रीमेंट हमने करना है। अब ये तीनों स्टेटमेंट्स की एग्जीक्यूशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आई की वैल्यू हमने पहले इनिशियलाइज की, कंडीशन चेक की, स्टेटमेंट प्रिंट की, उसके बाद i प्लस 1 कर दिया, इंक्रीमेंट किया बाद में। अगर ये आप पहले कर दोगे तो यहाँ पे ये भी इफेक्ट में डिफरेंट रिजल्ट आने का चांस बन जाता है, ठीक है। इसमें हमारे पास एक और चीज़ आती है ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है कि क्योंकि लूप आपका इंडेफिनेटली चल ही रहा होता है तो कहीं कहीं आपको लूप को ब्रेक करना पड़ता है कि यार अगर सर्टेन कंडीशन मैच हो गई कि अगर आप i की वैल्यू इज इक्वल्स टू 3 है तो ब्रेक हो जाओ, अब लूप टूट जाओ। तो अब यहाँ पे हमने लूप के अंदर ही इफ की स्टेटमेंट डाली। अगेन रिमेंबर इन सब के साथ हमने टैबिंग यूज़ की हुई है। तो यहाँ पर आ गया, ये कोड मैंने कॉपी किया, i की इंडेंटेशन मैंने सीधी कर दी, कॉपी पेस्ट में समटाइम्स ये प्रॉब्लम आ जाता है। अब यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने i की वैल्यू वही दी, प्रिंट कराया, लेकिन अगर i की वैल्यू 3 हो गई तो तुम ब्रेक कर दो। ब्रेक बेसिकली एक डिफॉल्ट कीवर्ड है, पाइथन के अंदर मौजूद है। इसका काम ये है कि कोड की एग्जीक्यूशन को ब्रेक कर देता है, लूप की एग्जीक्यूशन को ब्रेक कर देता है एट सर्टेन गिवन टाइम बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो अब आपका लूप ब्रेक हो जाएगा और ये हमारे पास एक गिवन नंबर से आगे नहीं बढ़ेगा। हालांकि 6 है, लूप चलना चाहिए लेकिन नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि ब्रेक लगा दिया। ब्रेक से क्या हुआ, ठक ब्रेक लग गई, एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गई। तो ब्रेक का अक्सर इस्तेमाल हम करते हैं लूप की कोड को ब्रेक करने के लिए। इसी तरह से कंटिन्यू स्टेटमेंट भी आ जाता है। कंटिन्यू आता है समटाइम्स लूप को कंटिन्यू करके एक कुछ पॉइंट को स्किप करने के लिए। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा फ्लो ऑफ कोड हमने चेंज कर दिया। अब i प्लस 1 जो इंक्रीमेंट था वो पहले किया, इफ लगाया, इफ की वैल्यू 3 आई तो कंडीशन आप कंटिन्यू करो वरना प्रिंट करो। अब इसमें नतीजा क्या निकलेगा, लेट मी जस्ट कॉपी दिस कोड अगेन।
एंड बैक किया, प्रिंट करा दिया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ तक रखा, कंट्रोल एन हमने प्रेस कर दिया तो हमारे पास कोड प्रिंट हो गया। लेकिन अब आप गौर से नोट करो 1 2 3 गायब हो गया और 4 5 6 पे आ गया। क्यों आया? क्योंकि हमने कंडीशन लगाई कि अगर 3 आ गई तो इस चीज़ को स्किप कर दो, कंटिन्यू कर दो, मतलब अब इससे आगे वाली स्टेटमेंट्स को नहीं चलाओ, यहाँ से वापस लूप पे चले जाओ। ठीक है, तो ये समटाइम्स कुछ चीज़ों को हम यूज़ करते हैं कि एक मखसूस वैल्यू को अगर आप स्किप कराना चाह रहे हैं, मिस करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, उसको कंटिन्यू करा दिया। कंटिन्यू का मतलब ये हुआ कि अब आगे नहीं बढ़ो, बस लूप को वापस कंटिन्यू कर दो। जितनी भी आगे की स्टेटमेंट्स होंगी वो सब स्किप हो जाएंगी, लूप वापस शुरू पे चला जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ों को स्किप कराने के लिए हम कंटिन्यू यूज़ करते हैं, कहीं पे ब्रेक लगाने के लिए हम ब्रेक का स्टेटमेंट करते हैं उसके लिए। इसी तरह से हमारे पास एल्स का स्टेटमेंट भी आ जाता है। With else statement we can run a block of code once the condition no longer is true. तो while जैसे if के साथ था कि अगर if की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो else एग्जीक्यूट होता है, सेम कॉन्सेप्ट भाई इधर भी आ गया कि अगर if की कंडीशन जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपकी ये वाला एग्जीक्यूट होगा। जब ये फॉल्स हो गई कंडीशन तो उसके नतीजे में क्या हो, उसूलन तो बाहर आ जाता था। अब बाहर आने से पहले भी वो आखिर में एक मैसेज प्रिंट कराएगा कि भाई अब आपका लूप कंप्लीट हो गया, बाहर आ गया। तो अगर आप इसको भी एग्जीक्यूट करने गए, कोड में आ गए, बैक किया, इसको मैंने प्रिंट किया और यहाँ पे आके इसको हमने कंट्रोल अल्टर एन कर दिया, तो नाउ यू विल नो कि 1 2 3 4 5 कर दिया। और फिर जब 6 तक पहुंचा तो कंडीशन लूप आपकी फॉल्स हो गई। नीचे आके उसने एल्स में प्रिंट कर दिया कि आई लॉन्गर इज नो लॉन्गर लेस देन 6, तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। तो अक्सर औकात हम लूप के एंड पे स्टेटमेंट प्रिंट कराने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह से आगे फॉर लूप्स के अंदर, ठीक है, अब एक वाइल लूप था। फॉर लूप इज यूज्ड टू फॉर इटरेटिंग अ सीक्वेंस, विच सेम चीज़ है जो आप लिस्ट के अंदर, ट्यूपल के अंदर, डिक्शनरी के अंदर इसका इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम पहले भी लिस्ट और ट्यूपल्स के अंदर कर आए थे, अगेन इन प्रीवियस लेक्चर्स के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हम आ जाते हैं यहाँ पे, फॉर लूप हम यूज़ कर रहे होते हैं, अगेन सेम लूपिंग पर्पस है, लेकिन अगेन इसका प्राइमरीली ज़्यादातर इस्तेमाल होता है कि अगर आपके पास लिस्ट हैं, ट्यूपल्स हैं, उसके अंदर बहुत सारे आइटम्स हैं, उनको सीक्वेंशियली हमने रीड करना है, तो उसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, कैसे इस्तेमाल? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सिंपल सी लिस्ट क्रिएट कर दी, फ्रूट्स, ब्रैकेट्स लगाया, स्क्वायर, एप्पल, बनाना, चेरी, और अब मुझे 1 बाय 1 इन एलिमेंट्स को रीड करना है। तो हम कैसे करेंगे? क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स हैं, मुझे एक ही लूप लगा के, हो सकता है इसमें 3 नहीं 300 एलिमेंट्स हो, तो मैं 300 लाइनें नहीं लिखना चाह रहा, तो हम क्या करेंगे? लूप लगा देंगे भाई। लूप अब मैं लगाऊंगा फॉर वाला। फॉर का भी वही काम है जैसे लूप वाइल का है कि वो आपके लूप्स को इटरेट करता है, लेकिन इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक सिंटैक्स है कि जो आपके कोड को मखसूस वेरिएबल्स को भी रीड कर लेता है। कैसे? इसमें जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है कि फ्रूट्स, आगे 3 इसमें हमने फ्रूट्स की लिस्ट बता दी, हमने कहा ठीक। फिर हमने कहा भाईजान फॉर को उठाओ, एक्स एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, अपना बनाया हुआ वेरिएबल है भाई, कोई मसला नहीं है। इन एक वेरिएबल आ गया, एक कीवर्ड आ गया, ये एक मखसूस कीवर्ड है पाइथन के अंदर बिल्ट इन मौजूद है, इन का। इन फ्रूट्स के एक्स के अंदर जो डेटा आएगी वो फ्रूट्स में से उठाओ, और फिर उस एक्स को हमने प्रिंट करा दिया। अब ये वाला सिंटैक्स क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली लूप करेगा ईच एलिमेंट ऑफ दिस एरे, कि वो पहले एरे, फ्रूट्स वाले एरे वेरिएबल में जाएगा, और उसमें जो पहला एलिमेंट है वो फॉर के अंदर बिल्ट इन दिया हुआ हज़रत अंग्रेज ने, ठीक है, वो खुद ही खामोशी से चुप से पहला एलिमेंट उठाएगा, वो इनकी वजह से एक्स को असाइन करेगा और उसको प्रिंट कराएगा। फिर लूप खुद ही चलेगा, फिर दूसरा एलिमेंट उठाएगा, फिर वो एक्स को असाइन करेगा, फिर प्रिंट करा देगा, फिर तीसरा एलिमेंट उठाएगा, फिर वो इन करके एक्स को असाइन करेगा, प्रिंट कर देगा, और जब चौथे पे जाएगा उसने कहा भैया ना तो चौथा तो है ही नहीं, लूप चुप करके बाहर आ जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी और लूप जो होगा आपके पास वो बाहर आ जाएगा। तो इफ आई एग्जीक्यूट दिस, कंट्रोल अल्टर एन, एप्पल, बनाना, चेरी, 3 एलिमेंट्स प्रिंट हो गए। क्यों प्रिंट हुए? क्योंकि हमने उसको एलिमेंट्स बताए थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं चौथा एलिमेंट भी दे देता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना नाम लिख दिया और 5वां एलिमेंट्स हमने दे दिया फॉर एग्जाम्पल ग्रेप्स का, ठीक है जी, तो मेरे पास ग्रेप्स आ गए। अब मैंने इसमें 2 एलिमेंट्स और बढ़ा दिए। नाउ व्हाट शुड हैपन? अभी मैं कुछ भी नहीं करूंगा, इसमें लूप वही रहेगा। यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है कि आपको कम से कम स्टेटमेंट्स में आप बहुत ज़्यादा काम निकाल सकते हो। अब जब इसको आप एग्जीक्यूट करने गए तो यू विल नोट कि उसने एप्पल भी प्रिंट किया, बनाना भी किया, चेरी भी किया, जिशान भी किया, ग्रेप्स भी किया। ठीक है, क्यों प्रिंट किया? क्योंकि उसने कहा कि अच्छा ग्रेप्स की स्पेलिंग गलत हो गई थी भाईजान, इससे पहले कि आप कमेंट्स में आके करो कि यार ग्रेप्स की स्पेलिंग सर जी सही कर दो, ठीक है, तो हमने ग्रेप्स की स्पेलिंग भी सही कर दी। चले वापस यहाँ पे आ गए, तो अब उसने क्या किया, उसने ये देखा कि यार फ्रूट्स के अंदर जितने भी अब एलिमेंट्स होंगे वो 1 बाय 1 करके उठाओ फॉर लूप की वजह से, और उसको एक्स वेरिएबल के अंदर असाइन करते जाओ, हर एक इटरेशन में उसको प्रिंट कराओ, फिर दूसरा एलिमेंट उठाओ उसको प्रिंट कराओ, फिर तीसरा एलिमेंट उठाओ उसको प्रिंट कराओ। तो फॉर लूप्स का हमारे पास प्राइमरी काम ये आता है। इसी तरीके से लूपिंग थ्रू स्ट्रिंग भी हम कर सकते हैं कि अगर फॉर एक्स इज बनाना, मैंने एक स्ट्रिंग दे दी,
ठीक है। अब जब स्ट्रिंग को प्रिंट करने गएंगे तो क्या करेगा, उसके क्योंकि स्ट्रिंग भी हमारे पास इंटरनली टेक्निकली एक एरे की सूरत में एरे ऑफ कैरेक्टर्स करके सेव होता है। तो जब आप स्ट्रिंग को यूज़ करोगे तो वो बेसिकली उसके एक एक कैरेक्टर को उठाएगा और अलग अलग प्रिंट कर देगा कि वो पहला कैरेक्टर उठाया प्रिंट किया, फिर दूसरा कैरेक्टर उठाया एक्स को असाइन किया और यहाँ पे एक्स को प्रिंट किया, तीसरा कैरेक्टर उठाया, ठीक है, उसको एक्स को असाइन किया और यहाँ पे हमने एक्स को प्रिंट किया। तो यूजिंग लूप्स यू कैन इवन इटरेट थ्रू ईच इंडिविजुअल स्ट्रिंग टू प्रिंट द वेरियस डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ स्ट्रिंग। तो आप स्ट्रिंग के मुख्तलिफ एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। सेम चीज़ शहजादे के अंदर ब्रेक भी आ जाती है भाई। ब्रेक जैसे फाइल लूप के अंदर था, इसी के अंदर भी लूप है कि ब्रेक स्टेटमेंट कैन स्टॉप द लूप फ्रॉम परफॉर्मिंग इट्स सर्टेन कोड। तो मेरे पास फ्रूट्स बनाना चेरी आ गए, फॉर एक्स इज इक्वल्स टू फ्रूट्स, आप इसको इटरेट करो। लेकिन अगर आपकी एक्स की वैल्यू बनाना आ गई ना तो आप ब्रेक कर दो, यहाँ पे रुक जाना, बनाना पे आके तुसी रुक जाओ, आगे मत बढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पे इफ एक्स इज इक्वल्स टू बनाना आ गया, अगर बनाना है तो आप ब्रेक करो, वरना आप लूप को कंटिन्यू करो। तो लूप जैसे ही बनाना हुआ ब्रेक हो गया और आगे नहीं बढ़ेगा। इसी तरीके से हमारे पास मुख्तलिफ एग्जाम्पल यहाँ पे आ गए कि एक्स इज इक्वल्स टू बनाना, तो यहीं पे ब्रेक करो वरना एक्स की वैल्यू प्रिंट करो, ठीक है। कंटिन्यू स्टेटमेंट सेम कॉन्सेप्ट जैसे वाइल लूप के अंदर था कि अगर बनाना है तो स्किप कर दो प्रिंटिंग, ठीक है। अब ये वैल्यू प्रिंट नहीं करना, बाकी लूप आपका कंटिन्यू करे। ब्रेक वहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देगा, ये स्किप कर देगा बनाना को और आगे चलता रहेगा। तो अगर मैं इसकी कंडीशन को यहाँ पे कॉपी करूँ, मैं अपने कोड के अंदर आ गया, यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट करा दिया और इसकी थोड़ी इंडेंटेशन को जो सही कर लेते हैं, ये चीज़ यहाँ पर आ गई। तो अब ये क्या करेगा कि फॉर एक्स इज इक्वल्स टू बनाना इन फ्रूट्स कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो था ना NFRU फ्रूट्स में, ठीक है, कि फॉर एक्स इज इक्वल्स टू फ्रूट्स, तो ये जो एरे बनाया था इसमें जाओ, जहाँ पे बनाना मिले उसको कंटिन्यू करो। तो व्हाट दिस विल डू इज कि इट विल कम हियर एंड आई थिंक अगर मैं इस वाले लूप को हटा देता हूँ ताकि एक्स्ट्रा कचरा ना प्रिंट करे ना, एंड लेट्स मी जस्ट कम हियर, इसको हम एग्जीक्यूट करा देते हैं। तो नाउ यू विल सी दिस कि उसने बनाना को स्किप कर दिया, एप्पल प्रिंट किया, बनाना जब आया तो उसने कहा कंटिन्यू करो, रोको नहीं, कंटिन्यू करो पर अब स्किप करो। तो ये बनाना वाला जो प्रिंटिंग वाले एक्स था ये स्किप हो गया, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई, यहाँ से कंट्रोल आपका वापस लूप पे चला गया। अब वो फिर अगला एलिमेंट उठाएगा, उसको प्रिंट किया, अगला एलिमेंट उसको प्रिंट किया, ग्रेप्स उठाया उसको प्रिंट किया, बीच में बनाना स्किप हो गया। तो समटाइम्स ये हमारे पास एक और ट्रिक आती है लूप्स को स्किप कराने के लिए। रेंज में आ जाते हैं, टू लूप थ्रू अ सेट ऑफ कोड स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स वी कैन यूज द रेंज फंक्शन एज वेल। डिफॉल्ट में रेंज फंक्शन है, रेंज फंक्शन रिटर्न्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, 0 बाय डिफॉल्ट, इंक्रीमेंट बाय 1 एंड डिफॉल्ट। तो फॉर एग्जाम्पल यूज रेंज फंक्शन, तो यहाँ पे उसने कहा ठीक है यार आ जाओ, ये क्या करेगा बेसिकली रेंज फंक्शन आपके एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑटोमेटिकली प्रिंट करेगा। अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया, इसको मैंने एग्जीक्यूट करा दिया। तो ये क्या करेगा, देखो 1 0 से लेकर 6 तक प्रिंट करेगा, हमेशा 0 से स्टार्ट करेगा। एक फंक्शन है जो आपको रेंज दे देगा कि यार मुझे नंबर प्रिंट करना है, कहाँ तक प्रिंट करना है, 100 तक प्रिंट करना है। तो आपने सिंपली यहाँ पे आके 100 कर दिया। ये वही चीज़ भी अगर मैं इसको सेम तरीके से लिखने बैठा ना, तो फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा फॉर एक्स इन एक्स इज लेस देन 100, ठीक है, और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 कर दिया हमने, x इज इक्वल्स टू 0 किया, x लेस देन 100 कर दिया और इधर सेमीकोलन लगा दिया। तो ये स्टेटमेंट टेक्निकली बराबर हुई कि x को लूप करते जाओ जब तक कि x की वैल्यू 100 से बराबर ना हो। अगर हम वाइल में आ गया, सॉरी इसको वाइल कर देते हैं तो मेक इट मोर सेंस, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं प्रिंट वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो अब ये वाली चीज़ इस वाली चीज़ के बराबर हो गई कि x की वैल्यू पहले हमने इंक्रीमेंट इनिशियलाइज की, x प्लस इज लेस देन 100 किया और फिर x की प्रिंट कराने के बाद हमने x प्लस प्लस कर दिया, ठीक है, x इज इक्वल्स टू +1 जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था। तो ये वाले जो 4 लाइन ऑफ कोड इज इक्वल टू दिस 4 ऑफ लाइन ऑफ कोड। x की वैल्यू 0 हुई, x इज लेस देन 100 है, जब तक 100 ना होता रहे x को आप इंक्रीमेंट करते रहो, x की वैल्यू प्रिंट करो और फिर x में प्लान करो। तो पहली दफ़ा जब लूप रन होगा तो x में +1 होगा, तो x की वैल्यू 1 होगी सॉरी 0 होगी, 0 से स्टार्ट करेगा, 0 प्रिंट करेगा, +1 करेगा तो 1 हो गई, नेक्स्ट टाइम आएगा कंडीशन ट्रू हुई 1 करेगा। तो ये इस तरह से भी लिख सकते हैं। या शहजादा ने कहा कि आप भाई रेंज का फंक्शन यूज़ करो, तो डिफ़ॉल्ट में हमारे पास एक रेंज का फंक्शन आता है, यू कैन यूज़ दैट एज वेल। इसी तरह से रेंज को आप कस्टम रेंज भी बता सकते हैं। अगर आप 0 से स्टार्ट नहीं करना चाह रहे तो यू कैन गिव इट टू 2 to 6 एज वेल, डिपेंडिंग ऑन यूज़ आप क्या कर रहे हो। तो अब ये 2 से स्टार्ट करेगा 6 तक जाएगा, ठीक है, और ऑटोमेटिकली इस नंबर आपको प्रिंट करता चला जाएगा। इसी तरीके से आप इंक्रीमेंट बाय 3 भी लगा सकते हो उसके अंदर। तो इसका मतलब ये होगा कि अब आप बाय डिफॉल्ट 1 इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना, 1 2 3, आप फॉर एग्जांपल इवन नंबर प्रिंट करना चाह रहे हैं, ऑड नंबर प्रिंट करना चाह रहे हैं, या डिविजिबल बाय 2 नंबर करना चाह रहे हैं, तो आप उसको इंक्रीमेंट नंबर बता दिए कि मेरे 3 नंबर प्रिंट करो तो वो प्रिंट हो जाएगा। इफ एल्स के अंदर भी हमारे पास लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर आ गया कि फॉर एक्स इज इक्वल टू रेंज, जब ये रेंज कंप्लीट हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर एल्स का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है।
जैसे वाइल के अंदर था। तो जब ये लूप कंप्लीट हो गया, कंडीशंस खत्म हो गई, सारे जीरो हो गया, उसके बाद आखिर में जाते जाते खुदाफिज़ आखिरी कलमात जिसे हम कहते हैं वो एल्स के साथ हम इसमें भी प्रिंट करा सकते हैं। तो लूप जब अपनी का एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा किसी भी कंडीशन के अंदर तो एल्स में आके उसको प्रिंट करेगा। दिस बिकम्स लूपिंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ तक होपफुली थोड़ा बहुत बात समझ में आई होगी कि अब नेक्स्ट यहाँ तक देखा आपने, बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ठीक है, तब तक के लिए फ़ी अमानुल्लाह, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।